हाय गाइस, वेलकम बैक। तो आज की इस वीडियो से हम सीए फाउंडेशन बिजनेस इकोनॉमिक्स की चैप्टर 4 स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज प्राइस डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट मार्केट्स। सो चैप्टर 4 की यूनिट 1 आज हम डिस्कस करेंगे, मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ मार्केट, और ये यूनिट 1 की पार्ट 1 होगी। आज हम बेसिकली मीनिंग ऑफ मार्केट एंड क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मीनिंग ऑफ मार्केट। देखिए, मार्केट की मीनिंग समझने के लिए हमें पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड लेना पड़ेगा, एक दो चीजें समझनी पड़ेंगी, फिर हम मार्केट में जंप करेंगे। ठीक है, सो बियर विथ मी फॉर सम टाइम। जो मैं पॉइंट कह रही हूँ उसको एक बार ध्यान से सुनने की कोशिश करिए। देखिए, चैप्टर 1 में ही हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास रिसोर्सेस हैं वो स्केर्स होते हैं, राइट, वो लिमिटेड होते हैं। इसकी वजह से हमारी हर इच्छा पूरी नहीं होती। पीपल कांट हैव एवरीथिंग दे वांट। अब कुछ चीजें होती है, सम गुड्स जैसे कि एयर या सनलाइट, जो अबंडेंट पाई जाती है नेचर में, और क्योंकि ये अबंडेंट है इनके लिए हमें कोई भी प्राइस पे करने की जरूरत नहीं है। वी कैन यूज देम फॉर फ्री। लेकिन इनके अलावा, फ्री गुड्स के अलावा जो बाकी गुड्स है, राइट, जिनको हम इकोनॉमिक गुड्स भी कहते हैं, वो स्केर्स होते हैं इन रिलेशन टू देयर डिमांड। यानी कि जितनी उनकी डिमांड है उतनी ये अवेलेबल नहीं होती। एंड दे हैव अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। देखिए, इन गुड्स की ऑल्टरनेटिव यूजेस होती है, राइट, जो हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था। अगर आप इसको एक यूज पे लगाओगे तो दूसरी यूज पे नहीं लगा पाओगे। वही होता है इसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एंड क्योंकि ये स्केर्स है एंड दे हैव अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इसीलिए इनको अवेल करने के लिए हमें एक प्राइस पे करनी पड़ती है। ठीक है, अब ये प्राइस के बारे में भी थोड़ा सा समझते हैं। प्राइस, so what is price? Price is the amount of money needed to acquire a good or service. ठीक है, कोई भी गुड या सर्विस अक्वायर करने के लिए जो पैसा आप पे करते हो वही उस गुड और सर्विस की प्राइस हो जाती है। हम उसको परचेजिंग पावर ऑफ द आर्टिकल इन टर्म्स ऑफ मनी भी कह सकते हैं। प्राइस एक्सप्रेसेस द वैल्यू ऑफ अ थिंग इन रिलेशन टू मनी, that is the quantity of money for which it will be exchanged. कितने पैसे के लिए वो गुड आप एक्सचेंज करने को तैयार हो, वही वो गुड की प्राइस है। ठीक है, तो इसलिए हम प्राइस को वैल्यू इन एक्सचेंज या फिर एक्सचेंज वैल्यू भी कहते हैं। अब यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को डिफरेंशिएट करना आपके लिए जरूरी होता है। पहला है वैल्यू इन यूज एंड दूसरा है वैल्यू इन एक्सचेंज या फिर एक्सचेंज वैल्यू। देखिए, वैल्यू इन यूज होता है कि एक गुड या सर्विस से आपको कितनी यूजफुलनेस मिलती है, कितनी यूटिलिटी मिलती है, कितनी सेटिस्फैक्शन मिलती है, वो उसकी वैल्यू इन यूज होता है। और वैल्यू इन एक्सचेंज होता है कि आपको कितना पैसा देना पड़ रहा है वो गुड अक्वायर करने के लिए या वो सर्विस अक्वायर करने के लिए। देखिए, इट्स नॉट नेसेसरी कि जितना आपको एक गुड से यूजफुलनेस मिले, यूटिलिटी मिले, उतना ही उसका इकोनॉमिक वैल्यू या एक्सचेंज वैल्यू भी हो, राइट। जितना आपको सेटिस्फैक्शन मिले, कई कबार आप उससे कम पैसा दे रहे होते हो या कई कबार उससे ज्यादा पैसा दे रहे होते हो, राइट। तो इन दैट केस आपकी वैल्यू इन यूज एंड वैल्यू इन एक्सचेंज डिफरेंट हो सकती है। अगर मैं एक एग्जांपल दूं, तो मान लीजिए आपने अपने ग्रैंड मदर से, आपने अपने दादी से कुछ हायरलूम इनहेरिट किया। अब उसका आपको शायद वैल्यू इन यूज बहुत ज्यादा लगे क्योंकि उससे आपकी सेंटिमेंटल वैल्यू अटैच्ड होती है, राइट। लेकिन हो सकता है उसका जो इकोनॉमिक वैल्यू है, वैल्यू इन एक्सचेंज है, वो इतना ज्यादा ना हो, है ना। अब इकोनॉमिक्स में क्या होता है ना, हम सेंटिमेंटल वैल्यू को कंसिडर नहीं करते, हमें सिर्फ मतलब होता है इकोनॉमिक वैल्यू से या वैल्यू इन एक्सचेंज से। ठीक है, एक्सचेंज वैल्यू इज व्हाट मैटर्स इन इकोनॉमिक्स एंड नॉट सेंटिमेंटल वैल्यू। तो ठीक है, आपने प्राइस भी थोड़ा बहुत समझ लिया, राइट। चलिए अब हम जाके मीनिंग ऑफ मार्केट पे जंप करते हैं। मार्केट्स, मार्केट्स आर वेयर बायर्स एंड सेलर्स एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज एट अ प्राइस। मार्केट वो जगह है जहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स मीट करते हैं और कुछ गुड्स एंड सर्विस की एक्सचेंज करते हैं फॉर अ प्राइस। मार्केट कैन बी फॉर्मल ऑल्सो, जैसे कि एक फिजिकल मार्केट प्लेस हो, या फिर वो इनफॉर्मल भी हो सकती है। फॉर इंस्टेंस, अगर आपको कोई भी घर की सेकेंड हैंड चीजें डिस्पोज करनी है, राइट, तो आप क्या कर सकते हो, आप न्यूज़पेपर में ऐड दे सकते हो कि जिसको भी खरीदने हैं मुझसे कांटेक्ट करें।
सो विदाउट एनी फिजिकल मार्केट प्लेस ऑल्सो आपने गुड्स को एक्सचेंज किया, राइट? तो उस टाइप की मार्केट को भी हम मार्केट ही कहते हैं। सो मार्केट फॉर्मल भी हो सकती है एंड इनफॉर्मल भी हो सकती है, ठीक है। इन द प्रेजेंट हाई टेक वर्ल्ड, goods and services are effortlessly bought and sold online. देखिए आजकल तो ऑनलाइन मार्केट भी काफी पॉपुलर है, आपने भी यूज किया होगा, राइट? विदाउट एनी फिजिकल लोकेशन भी आप सिर्फ ऑनलाइन थ्रू योर फोन या लैपटॉप या सामान को एक्सचेंज कर सकते हो, राइट? तो ये भी एक मार्केट ही है। द इंटरेक्शन बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स डिटरमाइन प्राइसेस। तो प्राइसेस कैसे डिटरमाइन होती है कोई भी मार्केट में? बायर्स एंड सेलर्स इंटरैक्ट करते हैं। सेलर्स कहता है कि मैं इतने में बेचूंगा, बायर्स कहते हैं नहीं मैं तो इतने में ही खरीदूंगा। तो दोनों के बीच में बार्गेनिंग होती है एंड फाइनली एक प्राइस डिसाइड होता है। अगर हम एलिमेंट्स ऑफ मार्केट की बात करें कि क्या क्या इंक्लूड होता है मार्केट में, तो देखिए मार्केट में बायर्स एंड सेलर्स तो होते ही है, उसके अलावा एक प्रोडक्ट एंड एक सर्विस भी होती है, ठीक है। देन देयर इज ऑफन बार्गेनिंग फॉर अ प्राइस, then knowledge about market conditions and one price for a product or service at a time। देखिए एक टाइम पे एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की एक ही प्राइस होती है, सिमिलरली एक पर्टिकुलर सर्विस की भी एक ही प्राइस होती है, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द एलिमेंट्स जो आपको मार्केट में मिलते हैं। अब वो तो हो गई इंट्रोडक्शन टू मार्केट, राइट? अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट। मार्केट्स आर जनरली क्लासिफाइड इनटू प्रोडक्ट मार्केट्स एंड फैक्टर मार्केट्स। सो क्या होते हैं प्रोडक्ट्स मार्केट एंड फैक्टर मार्केट? देखिए प्रोडक्ट मार्केट्स आर मार्केट्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इन विच हाउसहोल्ड्स बाय द गुड्स एंड सर्विसेज दे वांट फ्रॉम फर्म्स। देखिए आप और मैं जैसे एंड कंज्यूमर या फिर हाउसहोल्ड्स, अगर हम गुड्स एंड सर्विसेज बाय करते हैं फ्रॉम एनी फर्म, फ्रॉम एनी बिजनेस, एनी कंपनी, तो उसको हम प्रोडक्ट मार्केट कहेंगे, उस मार्केट को हम प्रोडक्ट मार्केट कहेंगे, ठीक है। फिर फैक्टर मार्केट क्या है? देखिए फैक्टर मार्केट्स ऑन द अदर हैंड आर दोज इन विच फर्म्स बाय रिसोर्सेज दे नीड, जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑनरशिप टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। देखिए हमको तो एंड प्रोडक्ट हम खरीदते हैं फर्म से, राइट? लेकिन ये एंड प्रोडक्ट बनाने के लिए फर्म्स को भी तो कई चीजों की जरूरत होती है, राइट? जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनकी जरूरत होती है, जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो जो ये फर्म्स है, राइट, वो ये सामान जहां से खरीदते हैं उसको हम फैक्टर मार्केट कहते हैं, ठीक है। सो व्हाइल प्रोडक्ट मार्केट्स एलोकेट गुड्स टू कंज्यूमर्स, फैक्टर मार्केट्स एलोकेट प्रोडक्टिव रिसोर्सेज टू प्रोड्यूसर्स। अगर कंज्यूमर्स के लिए प्रोडक्ट मार्केट है तो प्रोड्यूसर्स के लिए है फैक्टर मार्केट, जहां पे उनको प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, वो रिसोर्सेज जो उनको प्रोड्यूस करने में चाहिए होता है, राइट? तो जहां से वो ये खरीदते हैं वो फैक्टर मार्केट कहलाता है। और द प्राइसेस इन द फैक्टर मार्केट्स आर नोन एज फैक्टर प्राइसेस। फैक्टर मार्केट में जो फर्म्स जिस प्राइस में खरीदते हैं चीजें उनको हम फैक्टर प्राइसेस कहते हैं। ये कभी कभार एमसीक्यूज में पूछी जाती है कि फैक्टर प्राइसेस क्या है या फिर प्राइसेस इन फैक्टर मार्केट्स को हम क्या कहते हैं, तो उनको हम सिंपली कहते हैं फैक्टर प्राइसेस, ठीक है। ओके, तो जो प्रोडक्ट एंड फैक्टर मार्केट के बारे में हमने अभी पढ़ा वो तो एक बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट, लेकिन उसके अलावा भी हम मार्केट को और फैक्टर्स के बेसिस में भी और पैरामीटर्स के बेसिस में भी क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। In economics, generally the classification of market is made on the basis of, तो क्या क्या चीजों के बेसिस में हम मार्केट को क्लासिफाई कर सकते हैं? जोग्राफिकल एरिया के बेस में, टाइम के बेस में, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन के बेस में, रेगुलेशन, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन एंड टाइप ऑफ कंपटीशन के बेस में भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं। तो चलिए अब एक एक करके ये पैरामीटर्स में कैसे क्लासिफाई होता है वो हम देखते हैं। Now first is the classification of market on the basis of geographical area. Geographical area के बेस में हम मार्केट को डिवाइड कर सकते हैं into local market, regional market, national market and international market। ठीक है, लोकल मार्केट होता है लोकली प्रोड्यूस्ड चीजों के लिए, ठीक है।
ये मार्केट होता है लिमिटेड टू अ स्पेसिफिक लोकल एरिया और रीजन एंड इट इज सूटेबल फॉर हाईली पेरिशेबल गुड्स। देखिए जो पेरिशेबल गुड्स है, जो खराब हो जाती है जल्दी, उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में रिस्क होता है, राइट। तो जहाँ पे ये प्रोड्यूस होते हैं वहीं पे उनको सेल करना पड़ता है बिफोर ये खराब हो जाए, तो इसलिए इनकी लोकल मार्केट होती है। सिमिलरली बल्की आइटम्स जिनको ट्रांसपोर्ट करना काफी मुश्किल है, इनकी भी लोकल मार्केट हमें देखने को मिलता है। सिमिलरली सर्टन सर्विसेज की भी लोकल मार्केट होती है। जैसे कि अगर हम हेयर ड्रेसर की बात करें तो जहाँ पे इसने दुकान खोला है अपना, वहीं पे ही तो सर्विस देगा, वही लोकल एरिया पे सर्विस देगा, राइट। एंड रिटेलर्स की भी सेम है, जहाँ पे दुकान है वही लोकल एरिया तक इनकी मार्केट लिमिटेड होती है। नाउ नंबर 2 इज द रीजनल मार्केट। देखिए रीजनल मार्केट लोकल मार्केट से थोड़ा सा बड़ा होता है। इट कवर्स अ ब्रॉडर एरिया लाइक एडजेसेंट सिटीज और पार्ट्स ऑफ स्टेट। तो ये सिर्फ एक लोकेलिटी में लिमिट ना होके अगर आसपास के सिटीज या पार्ट ऑफ द स्टेट्स में भी मार्केट फैला हुआ है तो उसको हम रीजनल मार्केट कहते हैं। सो रीजनल मार्केट विल हैव अ लार्जर मार्केट साइज विथ वेरिएड डिमांड कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, अलग अलग टाइप के कस्टमर्स के डिमांड यहाँ पे हमें मिल सकता है बिकॉज इट हैज अ लार्जर मार्केट साइज। अगर हम एग्जाम्पल ले तो मिखेला चादर एक साड़ी है जो असम की स्पेशलिटी है, असम में बनती है, लेकिन इसकी डिमांड असम के अलावा उसके नियर बाई नॉर्थ ईस्ट बाकी रीजन्स में भी होते हैं, राइट। तो इस चीज को हम कहते हैं रीजनल मार्केट, क्योंकि सिर्फ एक लोकल एरिया में सीमित ना होके आसपास के स्टेट्स एंड सिटीज में भी इसकी मार्केट फैली हुई है। Now third is the national market. Now national market is obviously bigger than regional market क्योंकि ये पूरी नेशन में मार्केट है, राइट। अगर कोई भी मार्केट इट इज कन्फाइंड विद इन अ कंट्रीज बॉर्डर तो उसे हम नेशनल मार्केट कहेंगे। अब जाहिर सी बात है कि नेशनल मार्केट में हम बॉर्डर पार नहीं कर सकते, राइट। बॉर्डर के अंदर ही हम सीमित होते हैं। सो वाई, क्यों हम बॉर्डर से बाहर नहीं बेच पाते सर्टेन इंस्टेंस पे? क्योंकि शायद गवर्नमेंट की पॉलिसीज ही ऐसी है कि आप बाहर नहीं बेच सकते अपना सामान, या फिर कुछ रेस्ट्रिक्शन है इंटरनेशनल ट्रेड पे, कुछ टैक्स लॉस ऐसी है जो आपको बाहर बेचने में ज्यादा महंगी पड़ जाती है, राइट। तो इस वजह से जो आपकी मार्केट है वो नेशन के अंदर ही सीमित हो जाती है। अगर हम एग्जांपल ले हिंदी बुक्स की, तो हिंदी बुक्स की शायद इंडिया में मार्केट हो लेकिन इंडिया में बाहर इतनी मार्केट ना हो क्योंकि हिंदी स्पीकिंग पीपल शायद इंडिया के बाहर इतने ना हो। लेकिन देखिए आजकल के ज़माने में तो अब इंडियन डियास्पोरा वाले लोग काफ़ी जगह फैले हुए हैं, राइट। सो मे बी बाहर भी डिमांड हो सकती है हिंदी बुक्स की, बट जस्ट आपको समझने के लिए, ठीक है, क्योंकि ये देश के लोगों के साथ जुड़ी हुई है ना। आई मीन हिंदी स्पीकिंग पीपल ज़्यादातर इंडिया में ही रहते हैं, तो इसलिए शायद ये एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया हुआ है कि इसकी मार्केट नेशन के अंदर ही होने के ज़्यादा चांसेस है एज कम्पेयर टू नेशन की बाहर। नाउ द फोर्थ टाइप ऑफ मार्केट इज इंटरनेशनल मार्केट। अब इंटरनेशनल मार्केट में आपकी जो गुड्स है आप 2 या 2 से ज्यादा कंट्रीज में बेच सकते हो, राइट। इट इन्वॉल्व्स इंटरनेशनल एक्सचेंज ऑफ गुड्स टिपिकली फॉर हाई वैल्यू लो बल्क कमोडिटीज। देखिए जो गुड्स हाई वैल्यू है, रेयर है, वही चीजों की इंटरनेशनल मार्केट होती है, क्योंकि जो लो वैल्यू गुड्स है वो तो सब अपने अपने लोकेलिटी में खरीद सकते हैं, राइट। लेकिन जो हाई वैल्यू है, रेयर है, उन्हीं की ज्यादा डिमांड होती है इंटरनेशनल मार्केट्स में, जैसे कि गोल्ड एंड सिल्वर। और वो लो बल्क होना भी जरूरी होता है। लो बल्क मतलब आपको एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रांसपोर्ट करने में ज्यादा मुश्किल ना हो। जैसे कि गोल्ड एंड सिल्वर, ये इतनी वेट नहीं होती इनको, राइट। इनको ले जाने में या कहीं पे सेल करने में इंटरनेशनली इतनी मुश्किल नहीं होती बिकॉज दे आर नॉट वेरी हैवी, राइट। लो बल्क है इनका। तो ऐसे टाइप की चीजें हाई वैल्यू एंड लो बल्क, इनकी अक्सर हम इंटरनेशनल मार्केट देखते हैं। ओके, सो दिस क्लासिफिकेशन आई होप इज क्लियर। नाउ लेट्स मूव ऑन। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ये काफी इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है। इससे कई बार सवाल पूछी जाती है, एमसीक्यूज पूछी जाती है, ठीक है। अब जो ये टाइम क्लासिफिकेशन है ये दिया था एल्फ्रेड मार्शल ने, ठीक है। एल्फ्रेड मार्शल कंसीव्ड द टाइम एलिमेंट इन मार्केट्स। ये भी एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है कि हु कंसीव्ड द टाइम एलिमेंट, तो आपका आंसर होगा एल्फ्रेड मार्शल। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस मार्केट्स आर क्लासिफाइड इनटू, तो एल्फ्रेड मार्शल ने फिर मार्केट को क्लासिफाई किया इनटू 4 कैटेगरीज।
वेरी शॉर्ट पीरियड, लॉन्ग पीरियड एंड वेरी लॉन्ग और सिक्यूलर पीरियड। तो वेरी शॉर्ट पीरियड क्या है? देखिए, वेरी शॉर्ट पीरियड हम उस पीरियड को कहते हैं जहाँ पे आपकी सप्लाई फिक्स्ड होती है और सप्लाई आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, ये पीरियड इंक्लूड करता है, इट इंक्लूड्स पेरिशेबल गुड्स लाइक वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड मिल्क। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे आपकी सप्लाई फिक्स्ड है तो जो प्राइसेस है इट इज डिटरमाइंड सोनली बाय डिमांड। सिर्फ डिमांड ही यहाँ पे प्राइस को इन्फ्लुएंस कर सकती है, और अगर आपकी डिमांड इंक्रीज होती है एज कम्पेयर टू योर सप्लाई तो आपकी प्राइस भी रेस होती है। ठीक है, एंड वाइस वर्सा, यानी कि अगर डिमांड कम होता है तो प्राइस भी यहाँ पे कम होती है। तो सप्लाई का यहाँ पे प्राइस में ज्यादा रोल नहीं होता इन वेरी शॉर्ट पीरियड, क्योंकि सप्लाई यहाँ पे आपका फिक्स होता है। ये भी एमसीक्यूज में पूछी जाती है कभी कभार कि इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड सप्लाई इज फिक्स्ड या चेंजेबल, तो आपका आंसर होना चाहिए फिक्स। ठीक है, नाउ द सेकंड क्लासिफिकेशन इज शॉर्ट पीरियड मार्केट। अब शॉर्ट पीरियड वेरी शॉर्ट से तो थोड़ा सा बड़ा होता है। ठीक है, सो इट इज स्लाइटली लॉन्गर देन वेरी शॉर्ट पीरियड। यहाँ पे आप सप्लाई को इंक्रीज कर सकते हो बाय एडजस्टिंग वेरिएबल फैक्टर्स। तो आप थोड़ा बहुत यहाँ पे सप्लाई को इन्फ्लुएंस कर सकते हो बाय चेंजिंग योर वेरिएबल फैक्टर्स, लेकिन कुछ फैक्टर्स यहाँ पे फिक्स्ड रहती है जो आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे जो चेंज इन प्राइस है ड्यू टू डिमांड आर लेस कंपेयर टू वेरी शॉर्ट पीरियड। देखिए, ये कहना चाह रहा है कि जो डिमांड का इन्फ्लुएंस होता है ना प्राइस में, वो कंपेरेटिवली कम होता है एज कंपेयर टू वेरी शॉर्ट पीरियड। यहाँ पे भी ऑब्वियसली डिमांड इन्फ्लुएंस करती है, लेकिन आप यहाँ पे सप्लाई भी चेंज कर सकते हो ना, तो यू कैन ब्रिंग प्राइस बैक टू इक्विलिब्रियम। सो हाँ, थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस तो होता है डिमांड का, लेकिन इतना ज्यादा नहीं होता जितना कि वेरी शॉर्ट पीरियड का होता है। ठीक है, अब लॉन्ग पीरियड की बात करते हैं। देखिए, लॉन्ग पीरियड ऐसा पीरियड है जहाँ पे आपके सारे फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई फिक्स्ड फैक्टर आपका नहीं होता। सप्लाई कैन बी एडजस्टेड बाय चेंजिंग द प्रोडक्शन स्केल। यहाँ पे आप जितने मर्जी चाहो उतना सप्लाई को एडजस्ट कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पे आप प्रोडक्शन स्केल को ही चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो लॉन्ग पीरियड में आपको एक लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम प्राइस मिलता है, या जिसको हम नॉर्मल प्राइस कहते हैं, वो आपको मिलता है। ठीक है, इट इज डिटरमाइंड बाय द इंटरैक्शन ऑफ सप्लाई एंड डिमांड ओवर द लॉन्ग पीरियड। तो किस पीरियड में इक्विलिब्रियम प्राइस या नॉर्मल प्राइस डिटरमाइन होता है? वो डिटरमाइन होता है लॉन्ग पीरियड में। ठीक है, अब उसके अलावा एक वेरी लॉन्ग पीरियड या सेक्युलर पीरियड भी होता है। देखिए, वेरी लॉन्ग पीरियड को हम सेक्युलर पीरियड कहते हैं, ये भी कई बार एमसीक्यूज में पूछी गई है। सो यहाँ पे क्या होता है? रिकॉर्डेड सेक्युलर मूवमेंट इन फैक्टर्स ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड। देखिए, जो आपकी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, राइट, जो आपकी लैंड, लेबर, कैपिटल, मशीनरी, वेरी लॉन्ग पीरियड में वो फैक्टर्स पे ही चेंज आ जाते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए पॉपुलेशन में ही चेंज आ गया आपकी कंट्री की, तो उस वजह से अब जो लेबर है वो इंक्रीज हो गए, कैपिटल में चेंज आ गया, टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया, राइट। तो ये सब कब होता है? ये वेरी लॉन्ग पीरियड में ही ये सब होना पॉसिबल है, राइट। जो फैक्टर्स चेंज हो सकते हैं दे इंक्लूड योर पॉपुलेशन साइज, कैपिटल सप्लाई या रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी। कुछ नए रॉ मटेरियल की डिस्कवर हो गई, राइट, या फिर आपने ऑल्टरनेटिव यूसेस ढूंढ दिया रॉ मटेरियल का, तो ये पॉसिबल है इन एक्सेप्शनली लॉन्ग पीरियड, और उस पीरियड को हम वेरी लॉन्ग पीरियड या फिर सेक्युलर पीरियड भी कहते हैं। So this was the classification on the basis of time. Now the third classification is on the basis of nature of transaction. इसके बेसिस में आप मार्केट को स्पॉट और कैश मार्केट एंड फॉरवर्ड और फ्यूचर मार्केट में क्लासिफाई कर सकते हो। तो दो क्लासिफिकेशन है बेसिकली, ठीक है। स्पॉट मार्केट क्या होता है? देखिए, स्पॉट मार्केट या फिर कैश मार्केट इन्वॉल्व इमीडिएट एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर मनी। फॉर इंस्टेंस, मैं एक दुकान में गई, राइट, मैंने कुछ खरीदा और मैंने उनको इमीडिएटली पेमेंट कर दिया, तो वो हो गया स्पॉट या कैश मार्केट। अब मेरे उनके प्रति कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, उनके मेरे प्रति कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, हमारा ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो चुका है, राइट। तो इस तरह के मार्केट होता है स्पॉट मार्केट। देखिए, पेमेंट इज मेड ईदर इमीडिएटली और विद इन अ शॉर्ट पीरियड। एग्जाम्पल, ग्रेन सेल्स इन अ मंडी मार्केट प्लेस where payment is made immediately upon purchase। देखिए, ये स्पॉट मार्केट की या कैश मार्केट की मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है?
कि ट्रांजैक्शंस आर सेटल्ड ऑन द स्पॉट, उसी स्पॉट में हमने अपना ट्रांजैक्शन सेटल कर दिया विदाउट अ डिले, राइट। तो इसीलिए हम उसको स्पॉट मार्केट कहते हैं। नाउ अनदर टाइप ऑफ मार्केट इज द फॉरवर्ड या फिर फ्यूचर मार्केट। ठीक है, फॉरवर्ड और फ्यूचर मार्केट इन्वॉल्व कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर फ्यूचर डिलीवरी एंड पेमेंट। देखिए ऐसे मार्केट में क्या होता है कि सपोज आप और मी है, ठीक है, मी एंड यू, और हमने एक कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, कि 1 महीने बाद मैं आपसे एक सामान लूंगी, ठीक है, गुड एक्स लूंगी, और इसके बदले में मैं आपको लेट्स से 1000 रुपीज दूंगी, ठीक है। ऐसा हमने अगर कॉन्ट्रैक्ट कर दिया तो ये हो जाता है फॉरवर्ड या फिर फ्यूचर मार्केट। यहाँ पे क्या हो रहा है, हम एक टाइम पीरियड डिसाइड कर रहे हैं कि कब हम एक्सचेंज करेंगे, क्या गुड हम एक्सचेंज करेंगे और कितनी प्राइस में एक्सचेंज करेंगे। तीनों चीजें हमने आज डिटरमाइन कर लिया, लेकिन ये एक्सचेंज होगा फ्यूचर में किसी टाइम में, राइट, जैसे कि 1 मंथ में होगा। तो इस टाइप की कॉन्ट्रैक्ट को या मार्केट को हम फॉरवर्ड या फ्यूचर मार्केट कहते हैं, जहाँ पे डिलीवरी आपकी फ्यूचर में होनी है, ठीक है। सो ट्रांजैक्शन आर शेड्यूल्ड फॉर अ फ्यूचर डेट। एग्जाम्पल, बाइंग अ फॉरेन करेंसी कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम अ बैंक एट अ प्री डिटरमाइंड फ्यूचर रेट। देखिए जैसे कि आप अपने बैंक के साथ अगर कॉन्ट्रैक्ट करते हो कि आफ्टर सम टाइम, लेट्स से आफ्टर 2 वीक्स मुझे डॉलर्स खरीदना है, ठीक है, $100 खरीदना है, और ये $100 खरीदूंगा मैं एट द रेट ऑफ ₹70 पर डॉलर। तो इस तरह से अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया जहाँ पे आप पहले ही प्राइस फिक्स कर रहे हो, ठीक है, तो वो हो जाता है फॉरवर्ड मार्केट। ठीक है, ऐसा करने की जरूरत क्यों है, 2 वीक बाद ही आप एक ही साथ ट्रांजैक्शन कर लेते। ठीक है, ऐसा लोग इसलिए करते हैं क्योंकि जो डॉलर की प्राइस है ना वो चेंज होती रहती है, राइट। आज 70 है तो हो सकता है कल को 75 हो। तो अगर आपको एक सिक्योरिटी मेंटेन करनी है, राइट, तो आप क्या करते हो, आप एक प्राइस फिक्स कर लेते हो। अब 2 वीक्स बाद भले ही इसकी प्राइस इंक्रीज हो, आपको सिर्फ 70 रुपीज ही देना पड़ेगा। तो इस तरह से आप पे जो रिस्क आ सकता है ना, आप उसको रिस्क को हटाने की, मिटिगेट करने की कोशिश कर रहे हो बाय एंटरिंग इनटू अ फ्यूचर ट्रांजैक्शन। ठीक, मेन पर्पस यही होता है, रिस्क को मिटिगेट करने के लिए, रिस्क के अगेंस्ट हेज करने के लिए ऐसे ट्रांजैक्शंस की जाती है। ठीक है, सो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, पार्टीज अग्री ऑन टर्म्स नाउ फॉर द डिलीवरी एंड पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट अ स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट। टर्म्स अभी डिसाइड होता है लेकिन डिलीवरी फ्यूचर पे होता है। ठीक है, now another classification is on the basis of nature of regulation। इसके बेसिस में आप मार्केट को क्लासिफाई कर सकते हो इनटू रेगुलेटेड मार्केट एंड अनरेगुलेटेड मार्केट। रेगुलेटेड मार्केट वो मार्केट होता है जहाँ पे सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस होती है जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स को फॉलो करना पड़ता है। देखिए, इन दिस मार्केट ट्रांजैक्शंस आर स्टैट्यूटरीली रेगुलेटेड सो एज टू पुट एन एंड टू अनफेयर प्रैक्टिसेस। अनफेयर प्रैक्टिसेस को हटाने के लिए, मार्केट सबके लिए इक्वल एंड फेयर करने के लिए ये रूल्स लगाए गए होती है, यूजुअली बाय द गवर्नमेंट और बाय सम स्टैट्यूटरी बॉडी। ठीक है, सच मार्केट्स मे बी एस्टैब्लिश्ड फॉर स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स और ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स। कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए या ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट के लिए मार्केट रेगुलेटेड हो सकता है। फॉर इंस्टेंस, इंडिया में स्टॉक एक्सचेंज आपका रेगुलेटेड है, राइट। स्टॉक एक्सचेंज होती है शेयर्स की मार्केट, तो वहां पे आपको सर्टेन रेगुलेशंस फॉलो करनी पड़ती है। ऑन द अदर हैंड, अनरेगुलेटेड मार्केट होता है फ्री मार्केट, जहाँ पे कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होती। ठीक है, तो ये भी कभी कभार एग्जाम में पूछी जाती है कि अनरेगुलेटेड मार्केट को हम क्या भी कह सकते हैं, व्हाट इज द अदर नेम। सो अदर नेम इज फ्री मार्केट। ठीक है, यहाँ पे देयर आर नो स्टिपुलेशंस ऑन द ट्रांजैक्शंस। फॉर एग्जाम्पल, वीकली मार्केट, जैसे कि आपकी गाँव में हाट बाजार लगता है वीकली, तो उस मार्केट में कोई एज सच रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होता। ओके, नाउ अनदर क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट इज ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम ऑफ बिजनेस। तो यहाँ पे मार्केट डिवाइडेड है इनटू होलसेल एंड रिटेल मार्केट। देखिए, ये टर्म्स तो आपने सुना ही होगा पहले भी, राइट। होलसेल मार्केट में चीजें आप बल्क में खरीद सकते हो या लार्ज क्वांटिटीज में खरीद सकते हो, राइट। और ये यूजुअली होलसेल मार्केट में कौन खरीदते हैं, बिजनेसेस ही खरीदते। एक बिजनेस दूसरे बिजनेसेस से खरीद रहा होता है, राइट, ताकि वो आगे अपने कस्टमर्स को बेच सके। तो ऐसे ट्रांजैक्शंस को देखिए, दीज ट्रांजैक्शन जनरली टेक प्लेस बिटवीन ट्रेडर्स, बिजनेस टू बिजनेस या फिर B2B भी हम कहते हैं।
अब ऑन द अदर हैंड रिटेल मार्केट में कमोडिटी सोल्ड होता है इन स्मॉल क्वांटिटीज, राइट। जैसे कि किराना की दुकान पे अगर सेल होती है तो उसको हम रिटेल मार्केट कहते हैं। रिटेल मार्केट में यूजुअली बिजनेसेस इंडिविजुअल कस्टमर्स, हाउस होल्ड कस्टमर्स को सेल करना होता है। तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन होता है B2C, यानी कि बिजनेस टू कंज्यूमर। ओके, नाउ द लास्ट क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम ऑफ कंपटीशन, और इसके बेसिस में मार्केट इज क्लासिफाइड इनटू परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट एंड इम्परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। लेकिन इन मार्केट्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम स्ट्रक्चर ऑफ मार्केट के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ पे इनके बारे में हमें डिटेल में स्टडी करना ऑलरेडी वहाँ पे जरूरी होता है, ठीक है। तो वहीं पे हम इसको कवर करेंगे। सो आज के लिए आई गेस यहीं पे हमारा वीडियो खत्म हो जाता है। नाउ इन द एंड आईड लाइक टू अनाउंस कि हमने बिजनेस इकोनॉमिक्स के लिए मॉक टेस्ट लॉन्च किया है अपने वेबसाइट में, जहाँ पे आपको 2 सेट्स ऑफ मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने को मिलेगा। देखिए, ये मॉक टेस्ट आपकी न्यू सिलेबस के हिसाब से बनाई गई है, और हमने आपके लिए चुन चुन के हैंड पिक्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाला हुआ है, जिससे आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होने में मदद होगी। देखिए, मॉक टेस्ट देना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है, क्योंकि मॉक टेस्ट से आपको पता चलता है कि आप कहाँ पे कंफ्यूज हो, कहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नहीं है, राइट। और आपको एक एग्जाम के लिए कॉन्फिडेंस भी मिल जाता है। और सिंस ये स्कोर बेस्ड टेस्ट है, आपको एंड में आपका स्कोर भी दिखेगा, तो आपको ये भी पता चलेगा कि आप कितने प्रिपेयर्ड हो अभी एग्जाम के लिए। सो मेरी तो सजेशन है कि आप ज़रूर ये टेस्ट ले और आपकी कॉन्फिडेंस इंक्रीज करें एग्जाम के लिए, क्योंकि ये आपको मिल भी बहुत नॉमिनल रेट पे मिल रहा है, राइट। और इसकी वैलिडिटी भी आपको 180 डेज तक है, यानी कि आप कभी भी 6 महीने में कभी भी ये टेस्ट ले सकते हैं। एंड आप बार बार टेस्ट को रिवाइज भी कर सकते हैं, यानी कि कहाँ पे आपने पहले रॉन्ग किया, राइट किया, आप दोबारा भी आके टेस्ट देख सकते हैं, ठीक है। टेस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और आपको कोई भी क्वेरी हो टेस्ट के रिलेटेड या ऐसे भी जनरल इकोनॉमिक्स के रिलेटेड, तो आप ये ईमेल आईडी पे भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो गाइज, वी कम टू द एंड। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि वी विल बी बैक विद अनदर वीडियो सून। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।